धन्यवाद डॉक्टर अनुराधा। इस व्याख्यान में आप सभी श्रोतागण का स्वागत है। इस व्याख्यान का जो हमने टाइटल दिया है वो हमने WHO का शीर्षक था इस साल का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि छोटा डंक एंड बड़ा खतरा। इसमें कई बीमारियां आती हैं जो मच्छरों से होती है, मच्छरों से या फिर सैनिटाइज से या छोटे पर्स होते हैं खटमल से, इनसे बीमारी फैलती है। इसे छोटा डंक होता है लेकिन बहुत गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। उसी में एक बीमारी जो डेंगू है। तो आज हम इस डेंगू शीर्षक के वार्ता करेंगे, इसके बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे, और इसके हमारा जो लेक्चर है वो इसके क्या कारण से होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और हम क्या कर सकते हैं, इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो हम ये बताना चाहेंगे कि इस व्याख्यान का डॉक्टर की सलाह को रिप्लेस करना नहीं है अक्सर, बिकॉज जो हम सलाह देंगे वो केवल जानकारी मात्र है, ये जन जागरूकता के लिए है। और ये डॉक्टर्स अपने आप डॉक्टर्स को सलाह तुरंत करिए अगर आपको इस तरह के लक्षण आते हैं। तो डेंगू क्या है? ये डेंगू अंग्रेजी में से डेंगी कहते हैं और ये वायरस का विषाणु है। ये फ्लाविन वायरस परिवार का होता है जिसमें 4 प्रकार होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4। और ये चारों प्रकार पूरे ग्लोबली अब पाए गए हैं, इंडिया में भी सारे चारों पाए गए हैं। इसी परिवार के जो अन्य वायरस हैं जैसे जापानीज एन्सेफेलाइटिस, येलो फीवर, वेस्ट नाइल एन्सेफेलाइटिस, ये भी हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा कॉमन है। डेंगू कैसे फैलता है? अगर आप देखेंगे तो डेंगू ये वाला मच्छर जिसको हम बोलते हैं एडिस एजिप्टी या एडिस एल्बोपेक्टस, 2 होते हैं जिनसे फैलता है। इस मच्छर को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो इसके जो टांगें होती हैं और शरीर में बैंड्स होते हैं, सफेद रंग के बैंड होते हैं जिससे हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी जो बैली होती है वो नीचे की ओर बल्ज करती है। और ये जो मच्छर साफ पानी में, ठहरे पानी में अंडे देता है। अंडे लार्वा में विकसित होते हैं जिससे प्यूपा बनता है और ये बड़ा होकर एक वयस्क मच्छर बन जाता है। मच्छरों के पनप के लिए बहुत ही खास जगह है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। पर ये जैसे जहाँ भी पानी थोड़ा इकट्ठा होता है, इवन साफ पानी में भी ये मच्छर आप देख सकते हैं। इस मच्छरों के जीवन चक्र इस तरह होता है कि पहले जो एडल्ट मॉस्किटो एक अंडे देते हैं, अंडे से लार्वा निकलते हैं, लार्वा से प्यूपा एंड मच्छर। ये जो बाकी एडल्ट के अलावा जो चीजें हैं ये सब पानी के अंदर, पानी में होती हैं और यूजुअली लाइफ साइकिल 7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। और इस जो वयस्क मॉस्किटो की लाइफ लगभग 21 दिन होती है, लेकिन समटाइम्स 65 दिन तक भी देखी गई है। तो इसका 7 दिन के अंदर अगर हम चेंज करते हैं पानी तो उससे हमें बचाव कर सकते हैं। तो डेंगू जब काटते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी भयभीत और बहुत सारे भय इकट्ठे हो जाते हैं कि ये क्या है, इससे हम क्या मर जाएंगे। एक सबसे पहले तो ये आता है फियर होता है, और इसका अगर हम ठीक से जानकारी रखते हैं तो हम जानते हैं कि इससे बीमारी से डेथ बहुत कम में होती है। साधारण डेंगू फीवर में 1% डेथ होने के चांस होते हैं, लेकिन जो सीवियर डेंगू होता है उसमें 5 से 10%, लेकिन जो कुछ जैसे बच्चे हैं या छोटे या प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनमें ज्यादा खतरा रहता है। तो अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं सिम्टम्स के अनुसार तो हम इस बीमारी से काफी अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो डेंगू जब बुखार होता है तो उसके लक्षण होते हैं सबसे तेज बुखार आना, बहुत तेज बुखार आता है, और बैक पेन होता है, हड्डियों मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द होता है, इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं या डंडी बुखार भी बोलते हैं। बिहार वगैरह में डंडी बुखार बोलते हैं। और साथ में सिर में काफी मात्रा में तेज दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है जो आंखों के पीछे की तरफ रहता है, और हम आंख जब घुमाते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। इस बीमारी से जो साधारण डेंगू है, इसके अलावा ये फेब्राइल केस में होता है, ये कॉमनली काफी मरीजों को संक्रमण करता है, लेकिन इसके अलावा क्रिटिकल केस और रिकवरी केस और होते हैं। हमें क्रिटिकल केस के बारे में ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए। तो डेंगू सिंड्रोम के प्रकार क्या हैं? इसका इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब मच्छर काटता है उसका पहला जो लक्षण आता है उसके बीच में कितने दिन का फर्क है। उसके बीच में वायरस रेप्लिकेट करता है, हमारे टिश्यू को डैमेज करता है, हमारे सेल्स के अंदर डैमेज करता है, बोन मैरो के अंदर जाता है, बोन मैरो को
जो सेल्स हैं उनको डैमेज करता है, एंडोथेलियल को डैमेज करता है, उसकी वजह से सारे लक्षण होते हैं। और ये किसी भी साधारण जो ज्वर होते हैं, वायरल फीवर होते हैं, उसके भी सेम लक्षण होते हैं। अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें तो डेंगू वायरस के इन्फेक्शन होने के बाद या तो हमारे पास लक्षण आ जाएंगे या फिर बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनके कोई लक्षण नहीं आता। अगर लक्षण होते हैं तो एक साधारण बुखार के लिए सर्दी खांसी की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या डेंगू फीवर जिसमें किसी तेज दर्द, आंखों के दुखियों में आंखों में दर्द, और जो थर्ड वैरायटी का जो होता है मैनिफेस्टेशन, ये बहुत सीरियस होता है, दैट इज नोन एज डेंगू हेमोरेजिक फीवर। और इसके भी दो प्रकार होते हैं, डेंगू हेमोरेजिक फीवर टाइप 1 और 2 एंड डेंगू हेमोरेजिक फीवर विद शॉक। तो ये शॉक में स्थिति कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू वैश्विक बुखार के जोखिम कारक जो हैं, एक तो सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन से हमारा तात्पर्य ये है कि अगर किसी को पहले डेंगू वायरस हो चुका है, डेंगू इन्फेक्शन हो चुका है, तो जब उसको दूसरे स्टेज में 4 स्टेज होते हैं, इसमें दूसरे या तीसरे से स्टेज से जब दोबारा इन्फेक्शन होता है तो उसको सीवियर इफेक्ट होता है, उसके सिम्टम्स और ज्यादा बड़े होते हैं। और ये इस पे भी निर्भर करता है कि वायरस कितने लोड में है, कितना ज्यादा घातक है वायरस, और हमारा जो जेनेटिक बैकग्राउंड है कैसे, मतलब हमारी जो स्थिति है जेनेटिक वो मेकअप कैसा है। और टी सेल एक्टिवेशन, टी सेल का मतलब कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी हर तरह से मेमोराइज कर लेती है, और अगली बार जब इन्फेक्शन होता है तो और सीवियर होता है। अगर हम देखेंगे तो जो नॉर्मल कोर्स होता है वो 3 फेज का रहता है। बुखार वाली व्यवस्था जो कि 2 से 7 दिन रहती है, और इस फेज में हम लोग डेंगू फीवर और डेंगू हेमोरेजिक फीवर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इनके बीच में पता लगा नहीं सकते कौन सा क्या हो सकता है। दूसरे नाजुक चरण या क्रिटिकल फेज होता है, ये 3 फेज में होता है। तो अपने निर्देशक डॉक्टर संजीव मिश्रा के भी स्वागत करते हैं। तो ये नाजुक चरण है, इसमें क्या होता है कि जो हम लोग की नसें जिसमें एंडोथेलियल अंदर की परत होती है, उसका इन्फेक्शन होने से नसों में रक्त का और जो प्लाज्मा होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है और रेड सेल्स होते हैं, तो प्लाज्मा का रिसाव बाहर की तरफ होने लगता है, तो बाहर हमें सूजन आने लगती है, और बाहर रिसाव होने से हमारा ब्लड प्रेशर फॉल करने लगता है। तो इस कारण से ये स्थिति आती है। तो अगर छोटी नसों में रिसाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिससे हम लोग को ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डेंगू। अदरवाइज साधारण डेंगू बुखार में 100% रिकवरी हो जाती है। अगर ये फेज प्रोग्रेस करती है, इसमें 5% डेथ होने के चांस होते हैं। तो ये वाली स्थिति को हमें ज्यादा पहचानने की जरूरत है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये 24 से 48 घंटे ही रहती है मात्र। तो अगर 24 से 48 घंटे के अंदर होना होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं कॉम्प्लिकेशन होता है, तो प्रोग्रेस नहीं करती है और थर्ड स्टेज में पहुंच जाती है, जिसको रिकवरी फेज कहते हैं। इसमें पेशेंट बेटर फील करने लगता है और उसका लीकेज स्टॉप हो जाती है, जो बाहर का फ्लूइड है वापस ब्लड में आना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर्स को इस समय भी ज्यादा सचेत रहना पड़ता है, बिकॉज इसमें फ्लूइड ओवरलोड होने के चांस भी रहते हैं। तो ये फेब्राइल इलनेस 2 से 7 दिन रहती है, और इसमें फीवर जो बुखार होता है उसके साथ बहुत सारे जैसे दाने निकल आना, छोटे महीन दाने होते हैं, बुखार भूख कम हो जाती है, उल्टी जैसा लगता है, जीभ जाता है या उल्टियां होने लगती हैं, और इसमें माइल्ड हेमरेजिक मतलब हल्के खून के चक्कर भी पड़ सकते हैं। और इसको हम अगर हम थेरेपी में हैं या दाव में हैं तो हम एक टूर्निकेट टेस्ट होता है, तो टूर्निकेट टेस्ट होता है जो हम ब्लड प्रेशर वाली मशीन को जो कप है उसको वहां पे लगा देते हैं, उसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में 5 मिनट के लिए बढ़ाते हैं, और उसके बाद देखते हैं वहां पे 1 इंच के एरिया में कितने नए स्पॉट्स आ गए। अगर वो 20 से ज्यादा है दैट मींस एक हेमरेजिक स्थिति है, उसके लिए तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। तो सिंपल टेस्ट है जो कि कहीं भी कर सकते हैं जहां पे ब्लड प्रेशर इंप्रूवमेंट है। लेकिन जो अर्लीस्ट लेवल ऑफ नॉर्मलिटी है वो कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें भी प्रोग्रेसिव डिक्लाइन होता है, मतलब डब्ल्यूबीसी काउंट्स का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, ये सबसे अर्लीस्ट पिक्चर होता है। लेकिन एक बात ये भी समझ लेना चाहिए कि ये स्थिति कई वायरल इन्फेक्शंस में होती है, तो हम डेंगू को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इन लेवल के टेस्ट के बिना। दूसरा फेज क्रिटिकल पीरियड होता है, ये 2 तरह से हो सकता है, या तो तीसरे दिन या फिर जब वो फीवर उतरता है, और ये यूजुअली 3 से 5वें दिन होता है, पर समटाइम्स इट टेक्स अप टू 7 days, बट ये मैंने बताया कि 24 से 48 घंटे से ज्यादा नहीं लेता ये फेज। और WHO ने इसको क्लासिफाई किया है 4 कैटेगरी में। ग्रेड 1 जो कि
माइल्ड होता है, टूनिकेट टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। ग्रेड 2 जिसमें नाक से ब्लड आ जाना, थोड़े चकत्ते बढ़ जाना। ग्रेड 3 में सर्कुलेटरी फेलियर मतलब शॉक में जाता है। और ग्रेड 4 है सीवियर शॉक, जिसमें कि बाकी हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड ये बहुत सीरियस स्थिति होगी। इस स्टेज में पहुंचने के बाद मॉर्टेलिटी 50% तक हो सकती है। ये वाला ग्राफ हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। ये जो है ये सारी अवस्थाओं को लाक्षणिक तालमेल बता के इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें कराने की आवश्यकता है और क्या हमें प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। अगर आप देखेंगे जो डेंगू का बुखार स्टार्ट हुए एक दिन और हमें 11वां दिन देते हैं तो पहले बुखार बढ़ना शुरू होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और जब क्रिटिकल फेज आने के पहले फीवर डाउन हो जाता है। सो ये बहुत ध्यान देना होगा कि अगर फीवर डाउन हो रहा है तो क्रिटिकल फेज के लिए हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। और इसके साथ ही जो इस फेज में फेब्राइल फेज में डिहाइड्रेशन में पानी कम पीते हैं तो पेशाब गाढ़ी होती है और बहुत सारे कारण से भूख नहीं लगने से भी खाना कम हो जाता है। इस फेज में जो हम लेबोरेटरी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो है दो चीजें, प्लेटलेट और हेमाटोक्रिट या कैट सेल वॉल्यूम, पीसीवी। इसमें पीसीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि प्लेटलेट तो बहुत सारे और कारण से भी कम होता है, लेकिन पीसीवी कम होना डेंगू में ही देखा गया। शॉक भी जब ज्यादा होता है पेशेंट तो पीसीवी बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारा जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा होता है और रेड ब्लड सेल होते हैं। अगर प्लाज्मा बाहर लीक कर रहा है, बाहर की तरफ रिसाव हो रहा है उसका, तो हमारा जो ये डेंस हो जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और इससे पीसीवी बढ़ जाता है। तो पीसीवी का अगर मात्रा बढ़ने लगती है 20% ज्यादा, तो ये मतलब कि पेशेंट शॉक में जाने वाला है। उस स्थिति में हमें ज्यादा उसको पानी देना और उसको निगरानी करने की आवश्यकता है। ये देखेंगे आप इसमें ऑर्गन फेलियर भी ऐसे हो, फेब्राइल फेज में भी कुछ लिवर इम्पेयरमेंट हो सकता है। लिवर फंक्शन टेस्ट हमारे नॉर्मल आ सकते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आ सकते हैं और ये प्रोग्राम मतलब रिकवरी फेज तक भी जा सकता है ये वाला फेज। और इस लेबोरेटरीज जो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं हमारे सीरोलॉजी एंड वायरोलॉजी, इसमें वायरस को आइडेंटिफाई करना आप देखेंगे कि केवल फेब्राइल फेज में वायरस प्रेजेंट होता है, बाकी फेज में नेगेटिव हो जाता है। बाकी फेज में हम सीरोलॉजिकल जो ब्लड टेस्ट कराते हैं, एंटीबॉडीज एंटीजन टेस्टिंग करते हैं, वो केवल पॉजिटिव आती है। तो सब कभी-कभी हमें इन सब चीजों पर ज्यादा निर्भर करना पड़ता है क्योंकि वो 5 दिन ऑलरेडी ओवर हो चुका होता है, उसमें वायरस आइसोलेट नहीं कर सकते। तो टेस्ट का कंफर्मेशन डिपेंड करता है इन सारे टेस्ट पे। तो क्रिटिकल फेज क्या है? क्रिटिकल फेज ऐसी है जिसमें कि पेट में बहुत तेज दर्द, पेट बिल्कुल टाइट हो जाता है और उल्टियां बहुत ज्यादा लगातार होने लगती हैं और साथ में इकट्ठा होने जो रिसाव होने की वजह से हमारे अंदर जैसे लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाता है, पेट में पानी, पेट फूलना शुरू हो जाता है, आंखों पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। साथ ही मुंह से, लंग से, तालू से ब्लड आ सकता है, नाक से ब्लड आ सकता है और हमारी बेचैनी बढ़ जाती है, हमें सुस्ती ज्यादा लगती है, बेचैनी बढ़ने लगती है और कभी-कभी लिवर होता है काफी टेंडर होता है, रखने पे हाथ रखने पे दाहिने तरफ दर्द होता है। और लेबोरेटरी टेस्ट में हम बताएंगे पीसीवी इसमें बढ़ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एंड देयर इज अ रैपिड डिक्लाइन इन द प्लेटलेट काउंट। तो हमें तब सतर्क हो जाना चाहिए। अब ये देखेंगे कि अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर है तो ये वाली स्थिति सबसे बहुत ही अर्ली है। व्हेन द पेशेंट डेवलप्स डेंगू शॉक सिंड्रोम, 3 से 6 दिन बाद पहले लक्षण आने के बाद ये स्थिति स्टार्ट होती है और इनिशियल वार्निंग साइन ये होता है कि हमारा बुखार कम हो जाता है, प्लेटलेट कम होना शुरू होती है और हमारा पीसीवी बढ़ जाता है। ये बहुत ही अर्ली स्टेज होती है। उसके बाद हमारा फीवर और ब्लड ब्लीडिंग होना, हर जगह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और कैपिलरीज में रिसाव होने की वजह से जो छोटी हमारी जो नसें हैं उसमें रिसाव होने की वजह से प्लेटलेट काउंट भी कम होती है और प्लेटलेट काउंट बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप करती है। तो ये वाला अलार्मिंग सिम्टम्स हैं। जब बहुत तेज दर्द हो, उल्टियां हो तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। तो अगर हम इस लक्षणों को समझ लें तो डेंगू का जो इलाज है वो बहुत ही आसान हो जाता है। डेंगू वायरस का अभी तक कोई विशिष्ट इलाज नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट, केवल लाक्षणिक और सहायक उपचार ही उपलब्ध है। बुखार के लिए हमें केवल पैरासिटामोल का प्रयोग करना चाहिए, कभी भी डिस्प्रिन, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, कॉफिन, मेफेनेमिक एसिड, नॉन स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक बुखार के लिए कभी नहीं लेना चाहिए बिकॉज़ इनसे ब्लीडिंग होने से शॉक बढ़ सकता है। अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ, अगर हमें सादा पानी, सूप, जूस, रस, ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं और खतरे के लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए। कुछ ब्लड के जांचों के आधार पर चिकित्सक रोग का निदान में डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो इसलिए कुछ ब्लड टेस्ट को कराने के लिए आपको बोलेंगे
और उस टेस्ट का डॉक्टर अपने विवेक से सोच के एडवाइस करेंगे। डेंगू का इलाज लक्षण और ब्लड का मेल जोड़कर डॉक्टर आपको घर पर या तो आपको बोलेगा सिंपल है, जैसे जस्ट घर पे रेस्ट करें और पानी खूब पिए, पैरासिटामोल लें बुखार के लिए, और जब ये खतरे के लक्षण कर रहे हैं, या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि अस्पताल में भर्ती हो जाए और खतरे के लक्षण होने पर वो गहन निगरानी के लिए बोलेगा कि हम एडमिट करके ऑब्जर्व करेंगे और अगर जरूरत पड़ती है तो आईसीयू में भी एडमिशन की हिदायत दे सकता है। तो ये हम चार्ट फिर से दिखा रहे हैं कि हमें जो इन सब चीजों में ज्यादा खतरे की बात नहीं है, ओनली डेंगू हेमोरेजिक फीवर है जो कि स्मॉल परसेंटेज होता है, उसी से हमें खतरा और डरना चाहिए। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है डेंगू से। डेंगू के ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं, पर फिर भी हमें पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए। हमें अपने और अपने परिवार वालों का, अपने नजदीकी लोगों से, और ये अगर ये डेंगू के लोग भी फैले हुए हैं उस समय, जैसे अभी बरसात का सीजन खत्म हुआ, अब डेंगू स्टार्ट होता है अक्टूबर ऑनवर्ड, तो हमें अगर एक दो डेंगू के केस आने शुरू हो जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि अब डेंगू का असर आना शुरू हो गया कम्युनिटी में, समाज में। प्लेटलेट और प्लेटलेट और ब्लड की आवश्यकता केवल कुछ ही मरीजों में पड़ती है, हमें अननेसेसरी प्लेटलेट और ब्लड नहीं देना चाहिए और इसका निर्णय डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें। बिकॉज डॉक्टर आपको अच्छे से समझ सकता है कब प्लेटलेट की जरूरत है, कब ब्लड की जरूरत है, और गंभीर डेंगू की स्थिति में अनुभवी डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। अनुभवी डॉक्टर्स अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, उन्होंने कई सालों तक देखा होगा इसके मरीजों को, तो कभी-कभी सेकंड ओपिनियन लेने में कोई हार्म नहीं है। अगर आपके डॉक्टर फैमिली डॉक्टर कहते हैं कि ये कुछ नहीं है तो आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहें तो आप अपने फैमिली डॉक्टर या दूसरे अनुभवी डॉक्टर से सलाह लेना ठीक है। कुछ हम बताएंगे कि कुछ इससे जुड़ी हुई जिन औषधियां हैं जिनका कोई अभी पुख्ता सबूत नहीं हो पाया है, पर इसको हम पूरा निर्धारित भी नहीं मानते, कुछ असर हो सकता है, लेकिन ये हमें गिलोय की बेल की दर्दी के लिए कुछ लोगों ने कहा है कि इसको खाएं तो प्लेटलेट 45 मिनट में बढ़ जाती है, लेकिन इसका अभी तक कोई सबूत नहीं है मेडिकल साइंस में, हम लोग के मेडिकल रिसर्च में। पपीता के जूस का लोग कहते हैं कि सेवन करो, पपीता या उसके पत्ते का रस बना के सेवन करो तो उससे प्लेटलेट बढ़ती है, लेकिन हमारा मकसद प्लेटलेट के ऊपर नहीं, हमें तो ओवरऑल मरीज की स्थिति देखनी चाहिए, उसको किस तरह की खाना मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है और किस स्थिति में है, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, और खतरे वाले लक्षण की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए रेदर देन दीज मेथड्स। एक ये हो सकता है कि हम पपीते के रस के बहाने जब हम पानी ज्यादा दे रहे हैं तो उससे ऐसे मरीजों में ब्लड प्रेशर फॉल कम होता है, शॉक में जाने की स्थिति कम हो जाती है, लेकिन इसका अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। डेंगू सिद्धा की औषधि बहुत सारी देखी है, कॉमन हमारे आंवला है और ये पपीता है, ये सब हर्ब्स हैं जो कि डेंगू में इन्होंने इस्तेमाल की है, बट अभी इनका भी पुख्ता कोई सबूत नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रारंभिक चरण में अगर हम पता लगा लें डेंगू तो हम इससे बचाव कर सकते हैं, एंड दूसरा सबसे कारगर उपाय है मच्छरों से बचाव। सो डेंगू का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, अगर ये वाली चीजें ध्यान रखें, डेंजर साइंस और समय पे डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं तो हम इस बीमारी से काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं और डेंगू ज्यादातर में ठीक हो जाता है। तो मैं इसके आभारी हूँ डॉक्टर संजीव मिश्रा, अपने रेजिडेंट्स जिन्होंने काफी हेल्प की, मदद की, डॉक्टर विनोद जोशी जो काफी रिसर्च कर रहे हैं इसमें डीएमआरसी में मच्छरों के ऊपर, डेंगू के मच्छर, मलेरिया के मच्छर। ओके, धन्यवाद।